जब किसी अधिकारी को देखती थी वहां पर गांव में, मन करता था कि मैं भी ये बनूं, मैं भी शहर जा पाती, मैं भी पढ़ पाती और उस अधिकारी की तरह मैं भी नौकरी करती। मैंने बैलगाड़ी पर बैठकर बोइंग का सपना देखा तो लोगों ने मुझे निराश ही किया, कहा कि अरे अरे वहाँ नहीं हो सकता और तुम्हारा कहाँ होगा, उसके लिए या तो बहुत बड़ा सोर्स चाहिए, बहुत बड़ी सिफारिश चाहिए। लोगों ने जगह जगह पर मुझे हतोत्साहित करने की कोशिश भी की, लेकिन सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड दी ऐप टुडे। है पक्का आत्मबल जिसमें, नहीं विपदा से वे डरते, भले तकदीर दे धोखा, नई तस्वीर वे रचते। मिटा सकती नहीं उनको कोई भी भाग्य की रेखा, भरोसा कर्म पर जिनको कर्मफल भी सदा चखते। जी हाँ, जिसके अंदर ये आत्मविश्वास हो, आत्मबल हो, जोश हो, जुनून हो, लगन हो और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण हो, उसे कोई भी ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। जी हाँ, मैं डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर, एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त केंद्र सरकार से स्वैच्छा सेवानिवृत्त अधिकारी, कई शिक्षण संस्थाओं की संचालिका, एक ऐसे गांव से जहां आज भी बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है, उस गांव से चलकर मैंने बैलगाड़ी पर बैठकर बोइंग का सपना देखा और उस सपने को न सिर्फ देखा बल्कि खुली आंखों से देखकर उसको पूरा करने के लिए पूरी लगन से जुट गई, पूरी मेहनत से जुट गई, पूरे समर्पण से जुट गई और मैंने उस बोइंग का सपना पूरा किया। आज ले चलती हूँ उसी छोटे से गांव में। जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी माँ ने कितनी तकलीफ़ें झेली। एक छोटा सा वार्तालाप था कि एक दाई जा रही है सुबह सुबह और उससे किसी ने पूछा, भुरारे भुरारे किते चल दी दाई, बच्चे की नाल काटने वाली दाई से गांव की एक महिला ने पूछा। तो दाई ने हंसकर जवाब दिया, अरे नवाब सिंह के घर जा रहे हैं, उनके घर बारात आई है। महिला चौंकी, मुंह पर हाथ रखकर बोली, अरे दूसरी बार भी मोड़ी, ये तो बड़ा गजब हो गया। दाई ने कहा, सब लड़कियां अपना भाग्य लेकर आती हैं, आज मंगल है और बजरंगबली की मैया आई हैं, सब लड़किनी अपना भाग्य लेकर आती हैं, हम तो जा रहे हैं लड़की की नाल काटने। और वो दाई वहां से चली गई। जी हाँ, ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसे दूसरी संतान भी बेटी हुई तो घर परिवार वालों ने माँ और बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। उस बच्ची को नाल से अलग करना भी जरूरी नहीं समझा। बच्ची जहर भरने से, शरीर में जहर फैलने से नीली पड़ गई, लेकिन तभी ये दाई भगवान का अवतार लेकर, भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हुई और उसने बच्ची को मां से अलग किया और वही बच्ची आज आपके सामने है। कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। मां को खूब ताने सुनने पड़े, क्योंकि एक मां जब बेटी को जन्म दे और वो भी दोबारा और ऐसे पिछड़े हुए गांव में, तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। और मेरी माँ को उन्हीं गुनाहों की सज़ा रोज़ भुगतनी पड़ती थी। जब मुश्किलें बढ़ी तो वे मुझे लेकर अपने मायके आ गई। लेकिन यहाँ भी वो मुश्किलें कम नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ पर भी उसी सोच के लोग थे। हालांकि मेरे मामा का घर एक कस्बा था, लेकिन सोच वही पुरानी। और यहाँ पर भी उन्हें रोज़ ताने मिलते, मुझे कोई भी प्यार करने को, खिलाने को, गोद में लेने को तैयार भी नहीं हुआ। और यही उपेक्षा, तिरस्कार, घृणा सहते हुए मैं बड़ी होने लगी। जब थोड़ी बड़ी हुई तो लोगों ने पढ़ाई की बजाय शादी करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और घर में आने वाला हर व्यक्ति माँ को सलाह देने लगा कि जल्दी जल्दी हाथ पीले कर दो, शादी कर दो, क्योंकि और बड़ी हो गई, पढ़ लिख गई तो ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। माँ सब सहती रही।
गांव के ही एक छोटे से स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया। हम 4 बहन और एक भाई, खर्चा बहुत ज़्यादा था और आय उन दिनों एक फ़ौजी की आय बहुत कम हुआ करती थी, हालांकि आज भी कम ही है, लेकिन उन दिनों बहुत ज़्यादा कम होती थी। खर्चा चला पाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी गांव के स्कूल से कैसे भी हम पढ़ाई अपना करने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ईश्वर ने जब आपको किसी बहुत बड़े काम के लिए तैयार किया होता है तो ईश्वर भी कदम कदम पर परीक्षाएं लेने लगते हैं। पढ़ाई चल ही रही थी, कक्षा 6 में आई ही थी कि तब तक वहाँ पर बुंदेलखंड का जो छोटा सा गांव था, वहाँ पर डाकुओं का आक्रमण हो गया। आप सबने फूलन देवी का नाम सुना ही होगा, बहुत ही कुख्यात डकैत थी। और फूलन देवी की दहशत इतनी ज़्यादा थी क्योंकि उसी वक्त उन्होंने 42 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके और गोलियों से भून दिया था। जब कोई भी यह बात सुनता था तो डर के मारे वो कांपने लगता था। लिहाजा हमारी पढ़ाई बंद करा दी गई। सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आने लगे तो क्या करती है, लेकिन सपना तो देखा था बैलगाड़ी से वही तक का, उसे पूरा तो करना ही था। सोचती थी, जब किसी अधिकारी को देखती थी वहां पर गांव में, मन करता था कि मैं भी ये बनूं, काश मैं भी शहर जा पाती, मैं भी पढ़ पाती और उस अधिकारी की तरह मैं भी नौकरी करती, कितना अच्छा होता। लेकिन सपने कहाँ पूरे होते हैं, यही सोचती फिर चुप हो जाती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दृढ़ निश्चय था कि मैं आगे बढ़ूं। कोशिश की। मेरे पिता लद्दाख से इलाहाबाद उनका तबादला हो गया। अब हम लोगों को इलाहाबाद जाने को मिला और वहाँ हमारे एडमिशन्स करा दिए गए। मैंने पढ़ना शुरू किया। इंटरमीडिएट तक आते आते कक्षा 11 में मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और जहाँ उनकी शादी हुई वहाँ मेरी तय कर दी गई। बात फिर वहीं घूम कर आ गई कि अब क्या किया जाए। लेकिन जिसके मन में जोश हो, जुनून हो, वो उम्मीद नहीं छोड़ता। मैंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी, संघर्ष में जुटी रही। और फिर एक दिन मेरी शादी कैंसिल हो गई। मेरे अपने संघर्षों की, मेरे अपने प्रयत्न की और मेरी सफलता की बलि पर विवाह को चढ़ना ही पड़ा। मैं बहुत बहुत खुश। लेकिन आगे रास्ता इतना आसान नहीं था कि आगे अब कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद कहाँ पर एडमिशन होगा। क्योंकि एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय जिसका बहुत नाम हुआ करता था, जब भी किसी से कहा कि वहाँ एडमिशन चाहिए, वहाँ पढ़ना चाहती हूँ, तो लोगों ने मुझे निराश ही किया। कहा कि अरे अरे वहाँ नहीं हो सकता, वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और तुम्हारा कहाँ होगा। उसके लिए या तो बहुत बड़ा सोर्स चाहिए, बहुत बड़ी सिफारिश चाहिए, और या फिर बहुत ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होना चाहिए। मैं दोनों ही नहीं थी। हालांकि थी तो गांव के हिसाब से तो मैं इंटेलिजेंट थी, लेकिन शायद शहर के माहौल के लिए अभी मैं उतनी मैच्योर नहीं थी। खैर, किसी से कहकर फॉर्म मंगाया गया, फॉर्म भर दिया गया और परीक्षा वाले दिन, जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम था, उस दिन मुझे ले जाकर एंट्रेंस में बिठा दिया गया। मुझे जितनी भी किताबें मिली थी मैंने सारी पढ़ ली, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं उन लोगों की बातें गुंजा करती थी कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ एडमिशन नहीं होता, छोटे मोटे लोगों का नहीं होता। मैंने सारी किताबें पढ़ तो ली थी, लेकिन मन में वही चीज़ें गूंज रही थी। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देकर आई। जब परीक्षा पेपर खोला तो देखा कि उसमें जो कुछ था मुझे सब आ रहा है, तो जहाँ विकल्प भी थे वो भी सारे मुझे आते थे, तो वो मैंने कर दिए। लेकिन फिर भी मन में यही था कि कैसे नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोग कहते हैं तो नहीं होगा। आश्चर्य की बात तो तब हुई जिस दिन अखबार आया, जिस दिन रिजल्ट आया, और उस दिन मेरा नाम टॉप पर था। और मैं, ऐसा लगा जैसे कि मैं बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि ये सफलता की मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। सफल हो जाती तो बड़ी बात थी, वो तो टॉप पर था। ये मेरी पहली सफलता थी और बहुत बड़ी प्रेरणा भी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करते करते मैंने फॉर्म भरना शुरू किए कि कहीं नौकरी मिल जाए और वहाँ रहकर
एक छोटी सी नौकरी हासिल करके और मैं अपने आगे का सफ़र तय करूं, क्योंकि दिमाग में तो वही घूम रहा था, एक अधिकारी बनने का सपना। सो मैंने प्रयास शुरू कर दिया और लोगों ने जगह जगह पर मुझे हतोत्साहित करने की कोशिश भी की, लेकिन एक वाक्य था जो मेरे लिए वेद वाक्य बन गया। और जब भी मैं हतोत्साहित होती थी, जब भी कोई मुझे डिमोरलाइज करता था, मैं हमेशा वही वाक्य याद करती थी कि अ मैन कैन डू व्हाट मैन हैज डन, अ मैन कैन डू व्हाट मैन हैज डन। और ये हमेशा मेरे दिलो दिमाग पर गूंजा करता था। बस इतनी प्रेरणा भर जाती थी मन में, इतना जोश भर जाता था कि मैं अपने लक्ष्य के प्रति और दुगनी गति से निकल पड़ती थी। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद पीजी में जब आई तो अच्छी नौकरी मुझे केंद्र सरकार की हासिल हुई। मैंने ऑफिस जाना शुरू किया और वहाँ पर जाकर भी मैंने अपने काम से अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। हर व्यक्ति मेरी प्रशंसा करता, लेकिन फिर भी जिससे परिश्रम की आदत हो, जिसके अंदर जोश जुनून हमेशा उबाल पर रहता हो, उसे प्लेन मैदान पर चलना ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छूटा जा रहा है। तो मैं आगे और प्रयास करने लगी कि कुछ और अच्छा कर पाऊँ। कहीं ना कहीं एक शौक था कि मैं कुछ करूं, समाज में मेरा नाम हो, दुनिया में मेरा नाम हो, और दुनिया के लिए मेरे जैसे न जाने कितने लोग हैं, उनके लिए मैं कुछ कर पाऊं। शादी प्रतापगढ़ में हुई, जो एक गांव था। वहाँ पर मैंने देखा कि स्कूल जो थे, इंटरमीडिएट तक स्कूल था और लड़के और लड़कियाँ इंटरमीडिएट तक तो पढ़ लेते थे, और इंटर के बाद लड़के पढ़ने इलाहाबाद चले जाते थे, लेकिन लड़कियाँ वहीं रह जाती थी। उनकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो अकेले रहकर इलाहाबाद में नहीं पढ़ सकती थी या दूसरे शहर में रहकर नहीं पढ़ सकती थी। मैंने वहाँ ग्रेजुएशन कॉलेज, जो डिग्री कॉलेज कहते हैं जिसको, वो मैं वहाँ पर लेकर आई। मुझे लगा कि नहीं, गांव के लिए कुछ करना चाहिए, गांव की शिक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं भी गांव से आई थी और मैंने वो दुख दर्द, वो तकलीफ़, वो आगे ना पढ़ पाने का, आगे ना बढ़ पाने का वो दर्द झेला था। इसलिए मैंने उस दर्द को समझकर उन लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए मैं डिग्री कॉलेज लेकर आई। इसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेज लेकर आई। आज भी मेरे गांव से, मेरे स्कूल से, कॉलेज से पढ़े हुए लोग विदेश में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा वही जुनून, जोश, समर्पण और आगे बढ़ने की चाहत, जिसने मुझे एक छोटे से गांव से निकालकर और यहाँ तक का सफ़र कर दिया कि आज मैं जोश टॉक के मंच पर, जोश टॉक के मंच से आप सबके सामने खड़ी हुई हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बात याद रखिए कि आगे बढ़ने का सपना खुली आंखों से देखिए और उसे पूरा करने के लिए पूरे तन, मन, धन और संपूर्ण समर्पण के साथ जुट जाइए। मैं खुद इसी जोश जुनून की वजह से आगे बढ़ पाई हूँ और मैं अंत में आप सबके लिए एक शेर कि अंजना संघर्ष की भट्टी में जल कुंदन हुई, अंजना संघर्ष की भट्टी में जल कुंदन हुई, और जो अनुभव बटोरे बांटने अब जा रही। उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मेरा नाम लक्ष्मी वर्मा है। मैं बेसिकली फिरोजाबाद यूपी से हूँ। फर्स्ट टाइम जब दिल्ली आई तो मेरा पहला इंटरव्यू था, तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूशन में क्या बोलते हैं मुझे ये नहीं पता था, तो मैं चुप हो गई। तो उन्होंने मेरा CV लिया और मेरे हाथ पे ही रख दिया। बोला तुम यूपी वाले आ क्यों जाते हो जब तुम्हें बोलना ही नहीं आता। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा दिया हो, और मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उससे कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तो फिर मैंने CV लिया और लौट के चली आई। फिर उसके बाद तो फिर मैंने इंटरव्यू ही नहीं दिए। इंग्लिश
लगता तो था ज़रूरी है, कोशिश भी की, सीखूंगी, ट्राई भी किया, 1-2 बार किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया। तो फिर प्रॉब्लम क्या होती थी, इंस्टीट्यूट में जाना होता है, फिर इतना टाइम नहीं होता था कि पढ़ना भी होता था और जॉब्स भी करनी होती थी। सब कह देते हैं इंग्लिश सीखने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए, माहौल चाहिए होता है, लोगों से बात करोगे तभी आएगी। अब बात करने के लिए भी तो वो लोग होने चाहिए जो आपसे बात करना चाहें। मैं जो स्टॉक्स की वीडियोस देखती थी मोटिवेशन के लिए, तो लास्ट में एक एडवर्टाइजमेंट था, तो वहाँ पे बोला था कि हमारे एक ऐप है जो स्किल का, तो आप उसे डाउनलोड करिए। तो मैंने सब्सक्रिप्शन कर लिया, और लेकिन सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी इतनी नॉमिनल थी कि मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने कम दाम में इतना अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे अच्छा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा वो था प्रैक्टिस का, जो मुझे चाहिए था एक्चुअल में, जो मैं ढूंढ रही थी इतने टाइम से। तो अब ऐसा है कि मैं इतना एबल हूँ कि हाँ ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ, इंटरव्यूज फेस कर सकती हूँ। नाउ आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू जोश।